और एलकेपी सिक्योरिटीज के वत्सल भुवा जो है हमारे साथ जुड़ चुके हैं। वत्सल, हाय आफ्टरनून, स्वागत है आपका। और चलिए, अब बाजार की चाल में अब यू टर्न तो हमने आता हुआ देखा शुरुआत से ही, लेकिन अब कहीं ना कहीं बाजार इन लेवल्स पे स्थिर होता हुआ आपको दिखाई दे रहा है। 25,400 के आसपास हमने एक डे हाई छुआ था, लेकिन उसके बाद एक बार फिर से 25,200 की रेंज पर ही हम घूमते हुए दिखाई दे रहे हैं। जी, अगर मैं निफ्टी इंडेक्स की बात करूं तो मार्केट का अंडरटोन तो काफी बेरिश है। आज एक मजबूत शुरुआत के बावजूद हम ऊपरी स्तरों पे बाजार टिक नहीं पाया, निफ्टी इंडेक्स टिक नहीं पाया। और अगर मैं ऑप्शन डेटा की बात करूं तो 25,200 ये एक स्ट्राइक प्राइस है जहां पे पुट राइटर का आज के इंट्राडे बेसिस पे आज थोड़ा कन्विक्शन दिख रहा है। तो इमीडिएट बेसिस पे 25,200 से थोड़ा एक सपोर्ट मिलेगा। एक अच्छी बात यह है कि निफ्टी अपनी जो 25,200 डेज मूविंग एवरेज है उसके ऊपर सस्टेन कर रहा है। निफ्टी की अभी 25,200 डेज मूविंग एवरेज प्लेस्ड है 25,100 के जोन पे, तो ये एक पोजिशनल सपोर्ट की तरह काम करेगा निफ्टी इंडेक्स के लिए। और अगर ऊपर के तौर पे बात करूं, ऊपरी स्तर पे बात करूं तो 25,300 25,400 ये एक ऐसी स्ट्राइक प्राइस है जहां पे कॉल राइटर्स ने आज जबरदस्त पोजीशन ऐड की है इंट्राडे बेसिस पे। तो फिलहाल मुझे बाजार 25,200 से 25,300 के बीच ही लग रहा है। वॉलेटिलिटी रह सकती है आज बाजार में, तो मुझे लगता है लॉन्ग या शॉर्ट दोनों पोजीशन में कॉशियस स्टांस रखना चाहिए। इस आर्ली चार्ट में बाजार एक ओवरसोल्ड जोन में है, इसलिए एक रिकवरी की उम्मीद है। ओवरऑल अगर मैं बात करूं तो मुझे बजट से पहले 25,100 और 25,600 ये एक ब्रॉड रेंज है जहां पे मुझे मार्केट ट्रेड करता हुआ दिख रहा है। और अगर मैं इंट्राडे की बात करूं तो मुझे आज के लिए बाजार 25,200 और 25,300 ये 100 पॉइंट के बीच में ही वॉलेटिलिटी के साथ बाजार रह सकता है। 100 पॉइंट की वॉलेटिलिटी बाजार में आपको दिखाई दे रही है, लेकिन पूरा बजट हफ्ता क्योंकि अब अगले हफ्ते से हम एक प्री बजट रैली में भी आएंगे और स्टॉक स्पेसिफिक मूवमेंट, सेक्टर स्पेसिफिक मूवमेंट हम देखेंगे ज़्यादा, तो उसके लिए यहाँ 25,100 से लेके 25,600 का एक बैंड यहाँ बता रहे हैं। लेकिन फिलहाल ओवरसोल्ड जोन में है, लिहाजा रिकवरी की हमें यहाँ पर गुंजाइश ज़्यादा है। लेकिन एक सवाल आपके ट्रेडिंग कॉल्स पर पूछना चाहेंगे, उसके बाद न्यूज़ मेकर्स पर जाएंगे। ट्रेडिंग कॉल्स के लिए कोई रिकमेंडेशन है? जी, मेरी ट्रेडिंग कॉल्स के लिए 2 रिकमेंडेशन रहेगी। पहली है कोलपाल। तो कोलपाल, अगर आप निफ्टी एफएमसीजी का चार्ट देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि निफ्टी एफएमसीजी रिकवरी के लिए तैयार है। ये कि इंडेक्स ऐसा है जिसने परफॉर्म नहीं किया है पिछले कई महीनों से, तो मुझे लगता है कि यहाँ से निफ्टी एफएमसीजी में हमें थोड़ी बहुत रिकवरी दिख सकती है। और निफ्टी एफएमसीजी का ये एक स्टॉक है कोलपाल। तो अगर कोलपाल के चार्ट स्ट्रक्चर की बात करें तो स्टॉक ने हमें एक फॉलिंग चैनल का ब्रेकआउट देखने को मिला है। स्टॉक अपने 20 डेज और 50 डेज मूविंग एवरेज के ऊपर कॉन्फिडेंटली सस्टेन कर रहा है। तो मुझे लगता है कि स्टॉक अपने 200 डेज मीन की तरफ रिवर्ट हो सकता है, जो प्लेस्ड है फिलहाल 2320 के लेवल्स पे, जो हमारा टारगेट रहेगा। नीचे आपको एक स्टॉप लॉस रख के चलना होगा 2088 का, तो आप करंट लेवल्स पे बाय कर सकते हैं। ऊपर आपका स्टॉप टारगेट रहेगा 2320 को, नीचे आपको एक स्टॉप लॉस रख के चलना होगा 2088 का। दूसरा एक कॉल रहेगा आईडीएफसी फर्स्ट बैंक। तो आईडीएफसी फर्स्ट बैंक की अगर हम चार्ट सेटअप की बात करें तो स्टॉक अपने 50 डेज मूविंग एवरेज के ऊपर आ गया है। ये एक ही स्टॉक ऐसा है जो कंपैरेटिवली रेजिलियंस दिखा रहा है। तो मुझे लगता है आईडीएफसी फर्स्ट बैंक को बाय किया जा सकता है। आपको बाय करना होगा इसको 84 के लेवल के ऊपर। आपका एक स्टॉप लॉस रहेगा 81 का। ऊपर जो टारगेट मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ वो 89 के टारगेट आप एक्सपेक्ट करके चल सकते हैं। राइट, चलिए 2 ट्रेडिंग कॉल्स आपके स्क्रीन पे भी हम फ्लैश कर रहे हैं। आईडीएफसी फर्स्ट बैंक टारगेट 89 का और स्टॉप लॉस 81 का दिया जा रहा है। उसके बाद कोलगेट, क्योंकि एफएमसीजी क्षेत्र में वत्सल को लगता है कि अब इंटरेस्ट आ जाएगा, ओवरसोल्ड था ये भी एक पूरा क्षेत्र, और उसके लिहाज से कोलगेट में अच्छा बाइंग मोमेंटम बनता हुआ 2320 का टारगेट रेकमेंड कर रहे हैं। 2088 का स्टॉप लॉस आपको यहाँ पर बताया जा रहा है। चलिए, ये तो आज की ट्रेडिंग कॉल्स हो गई और शो के दौरान एक बार फिर से हम वत्सल की ट्रेडिंग कॉल्स फ्लैश भी करेंगे, लेकिन उस बीच अब रुक कर लेते हैं न्यूज मेकर स्टॉक्स की ओर। और वत्सल, न्यूज मेकर में सबसे पहले वारी एनर्जीज लेकर आएंगे, क्योंकि नतीजे काफी हद तक न्यूज मेकर स्टॉक्स की सूची में शामिल हैं। तो वारी एनर्जीज का कंसोलिडेटेड मुनाफा अगर आप देखें 493 करोड़ से बढ़कर 1062 के आसपास आता हुआ दर्ज हुआ है। आय के फ्रंट पे भी हम देख रहे हैं लगभग 7565 करोड़ का नंबर है। एबिटा यहां पर 720 करोड़ से बढ़कर 1930 करोड़ पर आया है। कंसोलिडेटेड एबिटा मार्जिन में भी इजाफा 20.8% से बढ़कर
बढ़कर 25.4% पर ये आया है। स्टॉक में देखिए क्या दमदार तेजी है, 7.5% के पार की मजबूती, 2607 का लेवल है। लेकिन अब यहाँ पर इन लेवल्स पर आपको लगता है कि थोड़ा सा ओवरबॉट है, इंतजार करें अगर इनिशिएट करना है, और जो बने हुए हैं शायद प्रॉफिट बुकिंग कर सकते हैं अगर मुनाफे में हो तो? वारी एनर्जी के चार्ट सेटअप की बात करूं तो स्टॉक में कई टाइम से एक लोअर टॉप लोअर बॉटम का चार्ट स्ट्रक्चर बनता हुआ दिख रहा था। स्टॉक अपने 20 डेज जो एक शॉर्ट टर्म मीन है उससे बहुत नीचे ट्रेड कर रहा था, तो एक रिकवरी एक बाउंस तो ड्यू था। जो अर्निंग्स थे वह आज एक ट्रिगर मिल गया वहां पे, पर एक मुझे चार्ट में दिक्कत ये दिखी कि स्टॉक ने अपने 20 डेज मूविंग एवरेज पे हमें जबरदस्त सेलिंग देखने को मिली स्टॉक में, जो कि प्लेस्ड है 2720 पे। उसी लेवल पे हमें अच्छी खासी सेलिंग देखने को मिली। तो मुझे लगता है कि स्टॉक में अगर कोई आप पोजीशन होल्ड कर रहे हैं तो आपको एक पोजीशन होल्ड करनी चाहिए विद द स्टॉप लॉस ऑफ 2580। और अगर आप कोई फ्रेश लॉन्ग पोजीशन बनाना चाहते हैं तो मुझे लगता है कि जब 2720 ये एक लेवल है करंटली जहां पे स्टॉक का 20 डेज मूविंग एवरेज प्लेस्ड है, उसके ऊपर एक लॉन्ग पोजीशन लेनी चाहिए। नीचे अगर आप ऑलरेडी कोई पोजीशन होल्ड कर रहे हैं तो मुझे लगता है 2580 के स्टॉप लॉस के साथ आपको पोजीशन होल्ड करनी चाहिए। 2580 के स्टॉप लॉस के साथ यहाँ पर आपको पोजीशन जो है होल्ड करने की सलाह वारी एनर्जीज में दी जा रही है। लेकिन बैंक ऑफ इंडिया की बात करते हैं, जहाँ पर नतीजों के दम पर 5% की पार की तेजी स्टॉक दिखा भी रहा है। और अगला न्यूज़ मेकर स्टॉक है हमारा मुनाफे के फ्रंट पर 2705 करोड़ का मुनाफा यहाँ पर बढ़ता हुआ 2517 के मुकाबले। और NII के फ्रंट पर अगर हम देखें तो 6070 करोड़ से बढ़कर ये आ गया है 6461 करोड़ पर। ग्रॉस NPA 2.5% से घटा है 2.26% पर। नेट NPA में हम देख रहे हैं कि 0.65% से घटकर ये लगभग 0.6% क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस। प्रोविजनिंग को बढ़ाया गया है 441 करोड़ से बढ़ाकर इसको 576 करोड़ किया गया है। और साथ ही ये नंबर्स के फ्रंट पे हम देख रहे हैं कि बैंक ऑफ इंडिया में आज तेजी है। पिछले एक महीने में भी अगर हम चार्ट वाइज देखें तो अच्छा खासा रुझान यहाँ पर आता हुआ देखा है, लगभग 16% के पार 142 के भाव से हम देख रहे हैं कि ये 165 के लेवल्स पर आया है। लेकिन और अब कितनी तेजी चार्ट्स पर जो एक अपमूव ट्रेंड लगातार बना ही हुआ है, इसको हमें कैसे पढ़ना चाहिए आगे की रणनीति के लिए? जी, अगर मैं बैंक ऑफ इंडिया के चार्ट की बात करूं तो चार्ट बैंक ऑफ इंडिया का काफी शानदार चार्ट है, जहां पे कंसोलिडेशन के बाद एक ट्रेंड फॉर्मेशन दिख रहा है स्टॉक में। स्टॉक हालांकि अपनी जो 20 डेज मूविंग एवरेज है उससे काफी ऊपर ट्रेड कर रहा है, पर फिर भी स्टॉक में मजबूती दिख रही है। नहीं RSI पे, नहीं किसी और इंडिकेटर पे कोई ओवरबॉट या रिवर्सल के सिग्नल है। तो मुझे लगता है कि स्टॉक को बाय कर, स्टॉक में 190 के लेवल्स भी हमें देखने को मिल सकते हैं। तो अगर कोई स्टॉक अगर ऑलरेडी कोई लॉन्ग पोजीशन में है तो मुझे लगता है कि उनको अपनी लॉन्ग पोजीशन को होल्ड करना चाहिए। एक स्टॉप लॉस लगाना चाहिए 160 का। ऊपर जो टारगेट मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ वो शॉर्ट टर्म के मिड टर्म में 190 के टारगेट भी स्टॉक हमें दिखा सकता है। यहाँ से एक फ्रेश लॉन्ग पोजीशन भी बनाई जा सकती है। जैसे मैंने बोला कि चार्ट सेटअप फेवरेबल है फॉर लॉन्ग पोजीशन। RSI में हायर लोज हायर हाइस दिख रहे हैं, तो पर आपको एक स्टॉप लॉस रख के चलना होगा 160 का। और ऊपर जो आप जी बोलिए। ऊपर जो आप टारगेट एक्सपेक्ट कर सकते हैं वो 190 के टारगेट एक्सपेक्ट करके चल सकते हैं। राइट, 160 के यहाँ पे स्टॉप लॉस के साथ 190 के टारगेट के लिए आपको रुकने की सलाह। बैंक ऑफ इंडिया का चार्ट काफी शानदार है और भी अप मूव यहाँ पर पॉसिबल दिखाई दे रहा है। लेकिन अगला न्यूज मेकर स्टॉक हमारा है डॉक्टर रेड्डीज। अब इसके भी नतीजे आ चुके हैं और जो कि उम्मीद से भी अच्छे रहे हैं, और शेयर भी हम देख रहे हैं बढ़िया तेजी के साथ बना हुआ है, 5% की निफ्टी का टॉप गेनर भी है। लेकिन अब यहाँ पर क्या क्या निकला है नतीजों में जिसके दम पर ये तेजी देखी जा रही है? रविंदर हमारे सहयोगी जुड़ चुके हैं पूरा अपडेट के साथ। रविंदर हाय, तो बढ़िया नतीजे डॉक्टर रेड्डीज के, बताइए किस फ्रंट पर क्या नंबर्स पेश हुए हैं? जी बिल्कुल, यहाँ पर डॉक्टर रेड्डी में आज काफ़ी अच्छी खासी तेज़ी देखने को मिल रही है। यहाँ पर कंपनी ने कल आफ्टर मार्केट आज Q3 FY26 के अर्निंग अनाउंस किए थे और काफ़ी अच्छे आए हैं इस क्वार्टर में। यहाँ पर स्ट्रीट जो है वीक नंबर एस्टिमेट कर रहा था, लेकिन जो ओवरऑल नंबर आए हैं डॉक्टर रेड्डी के काफ़ी अच्छे हैं। यहाँ पर बात करें रेवेन्यू की तो रेवेन्यू में जो 4.5% की यहाँ पे अपटिक देखने को मिली है ईयर ऑन ईयर बेसिस पर। स्ट्रीट जो है 8,339 करोड़ पर रेवेन्यू एक्सपेक्ट कर रहा था, हालांकि जो एक्चुअल रेवेन्यू है वो 8,727 करोड़ पर देखने को मिला। और EBITDA
एबिटा और एबिटा मार्जिन भी जो है स्ट्रीट का जो एक्सपेक्टेशन था उससे काफ़ी अच्छा है। यहाँ पर जो एबिटा मार्जिन है स्ट्रीट 22% पर एक्सपेक्ट कर रहा था और एक्चुअल जो मार्जिन है कंपनी का वो 23.1% पर आया है। हालांकि पैट में थोड़ी सी डिक्लाइन देखने को मिली थी और इसके पीछे जो रीज़न था कंपनी का कि वन टाइम जो न्यू लेबर कोड है उसके चलते कंपनी का पैट में थोड़ा सा डिक्लाइन देखने को मिला। हालांकि कंपनी ने कहा है कि इसका जो इम्पैक्ट आगे चल के वो मिनिमल रहेगा, ज़्यादा इम्पैक्ट देखने नहीं मिल सकता है। अब बात करें रीजनल वाइज सेल्स की तो यहाँ पर नॉर्थ अमेरिका को छोड़कर सभी इमर्जिंग मार्केट, रशिया एंड इंडिया सभी मार्केट में काफ़ी अच्छी खासी ग्रोथ देखने को मिली। यहाँ पर नॉर्थ अमेरिका में के सेल्स में डिक्लाइन देखने को मिली, उसके पीछे जो रीज़न है कि उसकी जो दवाई है लीनालुमिडाइड उसमें जो है डिक्लाइन देखने को मिली, जिसके चलते नॉर्थ अमेरिका के सेल्स में भी जो है इसका इम्पैक्ट पड़ा और इस दवाई को छोड़कर सभी दवाई ने जो है 10% की ग्रोथ रजिस्टर की है। बात करें कई इंजेक्शन पर कंपनी ने कुछ अपडेट दिया है। यहाँ पर डायबिटीज़ की जो दवाई है सीमाग्लूटाइड उसको कंपनी मार्च में लॉन्च करेगी और GLP-1 भारत में जो है मार्च में और कनाडा में जो है मई में लॉन्च करेगी और इंट्रावेनस IV के लिए जो है BLA फाइलिंग पूरी कर चुका है कंपनी और IV को दिसंबर तक BLA मंजूरी मिल सकती है और 2027 में जो है इसका जो है कंपनी इसको लॉन्च कर सकती है। और कैंसर की जो बायोसिमिलर है डेनोसुमैब उसको कंपनी को ऑलरेडी यूरोपियन रेगुलेटर से अप्रूवल मिल चुका है और जर्मनी इसमें कंपनी ने जर्मनी में इससे जो है दिसंबर में ऑलरेडी लॉन्च कर चुकी है और UK में जो है इसे लॉन्च करने की जो है विचार कर रही कंपनी। इसके साथ साथ ब्रोकरेज भी काफ़ी पॉजिटिव हो गए स्टॉक्स पर। यहाँ पर कुछ ब्रोकरेजेस ने अपडेट किया है। यहाँ पर ICICI सिक्योरिटी ने स्टॉक को अपडेट किया है ऐड पर जो उनका पहला रेटिंग था होल्ड और टारगेट प्राइस जो 1250 से बढ़ाकर 1300 का रखा है। CLSA ने भी स्टॉक को अपग्रेड किया है यहाँ पर होल्ड पर जो उनका पहला रेटिंग था रेड्यूस और टारगेट प्राइस जो 1120 से बढ़ाकर जो है 1201 से रखा है। इसी के साथ साथ गोल्डमैन और मॉर्गन स्टैनली भी जो है काफ़ी पॉजिटिव है स्टॉक्स पर। सो ओवरऑल अच्छे सेट ऑफ नंबर, पॉजिटिव ब्रोकरेज नोट के चलते स्टॉक्स में काफ़ी अच्छी खासी तेजी देखने को मिली है। चलिए, काफ़ी पॉजिटिव मोमेंटम यहाँ पे डॉक्टर रेड्डीज़ के लिए आता हुआ दिखाई दे रहा है और इसी लिहाज से हमारा ये अगला न्यूज़मेकर स्टॉक भी है। और वत्सल, आप इसका चार्ट खोल कर रखिएगा। हम स्टॉक फटाफट में एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं। ब्रेक के उस पार न्यूज़मेकर स्टॉक्स पे फोकस करेंगे और बात करेंगे डॉक्टर रेड्डी पर। वेलकम बैक, आप देख रहे हैं स्टॉक फटाफट और हम ब्रेक पर गए उससे पहले डॉक्टर रेड्डीज के नतीजों पर बातचीत हो रही थी, जो हमारा अगला न्यूज़मेकर स्टॉक भी है। और नतीजों के दम पर हम देख रहे हैं कि 5% के पार की मजबूती आती हुई। इतना ही नहीं, यहाँ पे लगातार ब्रोकरेज हाउसेस की तरफ से भी जो टारगेट्स अपवर्ड रिवाइज किए गए हैं उसका भी एक असर जो है हमें आता हुआ दिखाई दे रहा है डॉक्टर रेड्डीज के स्टॉक पर। लेकिन एक्सपर्ट्स की क्या राय है वत्सल, क्योंकि पिछले एक महीने में अगर हम देखें तो काउंटर जो है 1150 के लेवल तक भी डिप हुआ है और उसके बाद थोड़ा सा अपट्रेंड हमें देखने को मिला है, लेकिन फिर भी जो है 1300 तक का एक लेवल जहां पर ये छूकर गिरा था वो नहीं छू पा रहा है। क्या कहेंगे, रेंज बाउंड मूवमेंट है फिलहाल, नई खरीद से थोड़ा सा बचना चाहिए, या अगर 6 महीने का होराइजन है तो आप इन लेवल्स पे खरीदारी करके मुनाफा कमा सकते हैं? जी, अगर मैं डॉक्टर रेड्डी के चार्ट सेटअप की बात करूं तो 9 जनवरी को डॉक्टर रेड्डी ने एक ब्रेकडाउन दिया था। ब्रेकडाउन के बाद ही हमें डाउनवर्ड्स कंसोलिडेशन दिख रहा था चार्ट में और RSI एकदम ओवरसोल्ड जोन में 20, मतलब एकदम ओवरसोल्ड जोन होता है, वहाँ पे चला गया था। तो आज इस न्यूज़, इस ट्रिगर की वजह से स्टॉक ने एक ब्रेकआउट दिया है। वॉल्यूम भी अच्छा बिल्डअप हुआ है, बट देयर आर मल्टीपल हर्डल्स अहेड, जहाँ पे स्टॉक का 1245 पे एक रेजिस्टेंस है। तो मुझे लगता है कि अगर किसी को फ्रेश बाइंग करनी है तो 1245 के लेवल्स के ऊपर बाइंग करनी चाहिए। नीचे एक स्टॉप लॉस लगा के चल सकते हैं 1180 का, और यहाँ से अगर स्टॉक 1245 के ऊपर निकलता है तो मुझे लगता है कि हमें 1300 के टारगेट्स भी स्टॉक 1380 के टारगेट्स भी स्टॉक में दिख सकते हैं। तो अगर किसी को फ्रेश बाइंग करनी है तो वो 1245 के ऊपर बाइंग कर सकते हैं। अगर कोई ऑलरेडी कोई पोजीशन होल्ड कर रहा है फिर भी वो पोजीशन 1175 के एसएल के साथ होल्ड कर सकता है। स्टॉप लॉस लगाइए और टारगेट्स यहाँ पर जो है आपको बता दिए गए हैं। ब्रोकरेज हाउसेस के बहुत सारे अपवर्ड रिविजन है टारगेट्स का, उनको भी आप कंसिडर कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पर वत्सल ने स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस के साथ आपको रणनीति बताई है। अगला स्टॉक जिस पर हम बात करेंगे वो है बजाज कंज्यूमर और शेयर में देखिए क्या तूफानी तेजी, 20% की तेजी दिखाई दे रही है। नतीजे और साथ ही ब्रोकरेज हाउसेस का क्या कहना है, उन्होंने अब कैसा रुख लिया है इस पूरे स्टॉक पर, पूरा मामला समझाने के लिए स्नेही शाह हमारी
सहयोगी जुड़ चुकी है हमारे साथ। स्नेही, बजाज कंज्यूमर को लेकर क्या खबर, फराटा तेजी स्टॉक में? जी बिल्कुल, बजाज कंज्यूमर के क्वार्टर 3 नंबर्स के बारे में बात करें तो काफ़ी मजबूत क्वार्टर अर्ली नंबर्स रिपोर्ट किए हैं इस कंपनी ने। सभी फ्रंट्स पर रेवेन्यू, एबिटा, नेट प्रॉफिट और एबिटा मार्जिन सभी फ्रंट पर स्ट्रीट की उम्मीद से काफ़ी बेहतरीन परफॉर्मेंस आया है। रेवेन्यू आया है 306 करोड़ पर, लगभग 30% की अपटिक है ईयर ऑन ईयर बेसिस पर। एबिटा आया है 56 करोड़ पर, डबल से ज़्यादा बढ़ा है ये। दूसरी तरफ अगर हम नेट प्रॉफिट के बारे में बात करें तो नेट प्रॉफिट का नंबर आया है लगभग 46 करोड़ पर, यहाँ पर भी 83% की ईयर ऑन ईयर अपटिक है। और एबिटा मार्जिन वेरी स्ट्रॉन्ग शो, यहाँ पर भी 18.3% आया है कंपेयर टू 11.1%। 700 से भी अधिक बिप्स की ईयर ऑन ईयर बेसिस पर एक उछाल देखी है हमने यहाँ पर, तो काफ़ी स्ट्रॉन्ग नंबर्स आए हैं। हाइलाइट्स के बारे में बात कर लेते हैं। उनका जो मेन सेगमेंट है आलमंड ड्रॉप्स हेयर ऑयल ADHO, वहाँ पर उन्होंने डबल डिजिट वॉल्यूम ग्रोथ देखा है, काफ़ी स्ट्रॉन्ग। यहाँ पर भी स्ट्रॉन्ग रिवाइवल देखा है उन्होंने अपने लो यूनिट पैक और सैशेज में। बड़े पैक्स भी काफ़ी अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं। ADHO का वॉल्यूम मार्केट शेयर जो फिलहाल उनके पास है वो 8 क्वार्टर में सबसे हाईएस्ट लेवल पर है, तो काफ़ी अच्छा मूव यहाँ पर भी। नॉन ADHO पोर्टफोलियो के बारे में बात करते हैं। यहाँ पर भी हाई सिंगल डिजिट वैल्यू ग्रोथ रजिस्टर किया है। उनके बंजारा सेगमेंट ने मिड टीन्स वैल्यू ग्रोथ रजिस्टर किया है। वो कहते हैं कि जो रिफाइंड मस्टर्ड ऑयल का जो दाम है और कोपरा के जो प्राइसेस है, जो उनके 2 इंपॉर्टेंट रॉ मटेरियल्स है, वहाँ पर उन्होंने क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पर कट देखी है। कोपरा प्राइसेस लगभग 14% क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पर नीचे है। चैनल परफॉर्मेंस के बारे में बात करते हैं तो कहते हैं कि रूरल परफॉर्मेंस पहले हाफ में काफ़ी स्लगिश था, बट वापस वहाँ पर ग्रोथ दिख रही है। बट रूरल अभी भी अर्बन से थोड़ा कम पेस पर ग्रो हो रहा है। नेपाल वो कहते हैं कि क्वार्टर 2 में वीक था, बट क्वार्टर 3 में परफॉर्मेंस वापस आ चुकी है। GCC अफ्रीका और रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड सेगमेंट में वहाँ पर उन्होंने थोड़ा सा डिक्लाइन देखा है। और जो डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांजिशन का प्रॉब्लम उन्हें सऊदी अरेबिया में हो रहा था वो अब फिलहाल खत्म हो चुका है। ब्रोकरेजेस की राय सुन लेते हैं। एलारा ने अपग्रेड किया है स्टॉक को, बाय रेटिंग पर अपग्रेड हुआ है जो पहले एक्यूमुलेट था, टारगेट प्राइस में भी हाइक हुआ है। ICICI सिक्योरिटीज, IIFL सिक्योरिटीज और नुवामा, इन तीनों ने अपना बाय रेटिंग बरकरार रखा है, बट टारगेट प्राइस में तीनों ने एक हाइक लिया है। तो ये था बजाज कंज्यूमर केयर का क्वार्टर 3 का राउंड अप। काफ़ी सॉलिड नंबर्स और स्टॉक प्राइस पर भी काफ़ी अच्छी मूव दिख रही है आज। ऑलराइट, चलिए डेफिनेटली यहाँ पर तमाम ब्रोकरेज हाउसेस का टारगेट्स और रिटर्न भी देखिए शेयर ने कितना दिया है। पिछले एक महीने में 13%, एक साल में 60%। वत्सल, क्या राय निकल कर आ रही है इमीडिएट शॉर्ट टर्म आउटलुक में? जी, अगर मैं शॉर्ट टर्म आउटलुक की बात करूं तो 304 पे एक रेजिस्टेंस है, बट जो आज की मूवमेंट है उसने एक पॉजिटिव टोन चार्ट पे, एक नेगेटिव चार्ट में एक पॉजिटिव टोन ऐड किया है। हमें एक जबरदस्त वॉल्यूम के साथ आज बाइंग देखने को मिली है और स्टॉक ने अपने 20 डेज और 50 डेज मूविंग एवरेज को कट किया है ऑन द अपसाइड। तो चार्ट स्ट्रक्चर में एक पॉजिटिव टोन ऐड हुआ है, पर मुझे लगता है कि अगर किसी को फ्रेश बाइंग करनी है फॉर शॉर्ट टर्म तो वो 304 के ऊपर बाइंग करे। जब 304 के रेजिस्टेंस टूट जाए तो उसके ऊपर बाइंग करे। स्टॉप लॉस आपको एक रखना होगा 285 का, और अगर 304 को स्टॉक टूटता है तो मुझे लगता है 355 भी स्टॉक के लिए कोई बड़ी बात नहीं, क्योंकि स्टॉक बहुत ही वॉलेटाइल है। तो आपको अगर कोई नई पोजीशन बनानी है तो 304 के ऊपर बनाइए। आपका एक स्टॉप लॉस रहना चाहिए 285 का, और अगर आप कोई पोजीशन होल्ड कर रहे हैं तो भी आप 285 के SL के साथ अपनी पोजीशन को होल्ड कर सकते हैं। 355 का स्टॉप लॉस 304 के ऊपर अगर जाता है तो 355 तक के लेवल्स भी देखने को मिल सकते हैं, लेकिन फिलहाल थोड़ा सा वेट कीजिएगा। वॉलेटाइल काउंटर है। इस बीच आप देख सकते हैं निफ्टी ऊपर इस तरह से करीब 230 अंक फिसलता हुआ। तो अब देखना होगा कि बाजार जो है अपना अंतिम क्षण का जो कारोबार है वो किस लेवल पर आज समाप्ति देता है, क्योंकि शुरुआत तो हमारी जोरदार हुई थी, लेकिन हम देख रहे हैं कि ऊपरी स्तरों से जो है सेंसेक्स निफ्टी दोनों में ही गिरावट आ रही है और निफ्टी ऊपरी स्तर से करीब 600 अंक फिसलता हुआ, सेंसेक्स हम देख रहे हैं इस तरह से लगभग 700 अंक फिसलता हुआ यहां पर दिखाई दे रहा है। फिलहाल वत्सल, आप जुड़े हमारे साथ, शुक्रिया तमाम स्टॉक्स पे अपनी रणनीति बताने के लिए और दर्शकों का मार्गदर्शन आज करने के लिए। थैंक यू। और हम भी एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं। स्टॉक फटाफट को यहीं समाप्त करेंगे, लेकिन ब्रेक के बाद लेकर आएंगे कॉर्पोरेट कनेक्शन, जहां पर एक बार फिर से मैनेजमेंट हमारे साथ जुड़ेंगे। तिमाही नतीजों पर हमारा फोकस होगा, बाजार की चाल पर भी बात करेंगे एक्सपर्ट के साथ। बने रहें।